नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात, ईरान इजराइल युद्ध की आज करने वाले हैं कि उसे हासिल किया हुआ, जिसके लिए जंग 12 दिन तक चलती रही। ईरान ने मिसाइलें दागी, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की बौछार कर दी और अमेरिका बीच में कूटनीति का मोर्चा संभाला। आखिर बड़ा अटैक भी कर दिया अमेरिका ने। लेकिन 12 दिन की इस जंग में विजेता कौन बना? ईरान अब खुद को विजेता बताकर जश्न मना रहा है। इजराइल कह रहा है कि उसने लक्ष्य हासिल किया, लेकिन जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है वो एक अलग कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट में ट्रंप के दावों से इतर क्या कहा गया है, बताएंगे आपको। क्या ईरान वाकई इजराइल को झुका पाया या फिर खुद ही बुरी तरह से झुलस गया? इस पूरे टकराव पर डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि कौन हारा कौन जीता। दूसरी खबर रिश्तों के कत्ल की। मध्य प्रदेश के सोनम रघुवंशी कांड के बाद आज हरियाणा में खबर आई कि दिव्या भी देश भर में अब सुर्खियां बटोर रही है। एक ऐसी बेवफाई की कहानी जिसमें प्यार के नाम पर हुआ सिर्फ धोखा और विश्वासघात। करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए दिव्या ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि हर कोई हैरान है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति मगन को इस कदर मानसिक यातना दी कि उसने जीवन से हार मान ली और आत्महत्या कर ली। इस खबर पर भी आपको डिटेल में अपडेट देंगे। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां ज्योति नगर में 5वीं मंजिल से धक्का देकर एक मासूम लड़की की जान ले ली गई। और अब इस नेहा मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी तौफीक अब रामपुर से गिरफ्तार हो चुका है। क्या ये एक सनकी आशिक का गुनाह है या फिर पहले से सोची समझी साजिश, आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और ईरान जंग की कि आखिर इजराइल ईरान जंग में किसने क्या हासिल किया? क्या ईरान की वाकई जीत हुई है? क्या अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर पाया या इजराइल ने अपना दबदबा कायम किया है? सबसे पहले यही आपको बताने जा रहे हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए इजराइल जैसा छोटा देश अड़ गया और उसने सबसे पहले आगे बढ़कर अमेरिका से भी पहले अटैक कर दिया और वो हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। यानी जो इनका परमाणु प्रोग्राम था उसे कई साल, कई कहेंगे दशकों पीछे भेज दिया। लेकिन एंट्री अमेरिका की भी हुई। अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए कि वो अटैक कर रहे हैं और ईरान से तो आज जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई। ऐसा जश्न मन रहा था जैसे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो आखिर इस पूरी कहानी में इन 12 दिनों की जंग में किसका पलड़ा भारी रहा है? कौन आगे रहा है, कौन पीछे? और क्या अमेरिका को कुछ हासिल हुआ? क्या ईरान मिडिल ईस्ट में जो बनना चाहता था खलीफा वो बन पाया? इन तमाम सवालों का आपको जवाब देने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन चलिए सबसे पहले बात अमेरिका की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे कहा कि उनके 2 बड़े लक्ष्य थे और वो लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गए। उन्होंने ईरान को मैसेज दे दिया, उन्होंने मिडिल ईस्ट को मैसेज दे दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो भी पाया? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए सबसे पहले अमेरिका के बारे में आपको बताते हैं। 2 मिशंस जो उन्होंने रखे थे, क्या वो अचीव हो पाए? समझिए, इजराइल ईरान जंग में 22 जून को अमेरिका कूद गया। परमाणु ठिकानों को तबाह करने का पहला मिशन था और परमाणु ठिकानों पर B2 बम वर्षक से बम बस्टर बम्स गिराए गए और ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट होने का दावा पुरजोर तरीके से अमेरिका की तरफ से किया गया। परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। ट्रंप ने आगे बढ़ के बयान भी दे दिया जल्दबाजी में। अमेरिकी दावों से बिल्कुल अलग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई। एक्सपर्ट्स नहीं मानते कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हुए हैं। परमाणु साइट्स को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यूरेनियम को हमलों से पहले ही ट्रांसफर करने का दावा भी सामने आ रहा था। यानी जो पहला टारगेट था परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने का, वो अचीव नहीं कर पाया अमेरिका। अब दूसरे टारगेट की बात, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन भी एक अहम टारगेट था। डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को सत्ता से उखाड़ना चाहते थे। मागा की तर्ज पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ईरान में ट्रंप की कोशिशों के उलट तस्वीर देखने को मिली। लोगों ने खामनेई के साथ सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाई। वो लोगों ने जो कह रहे थे कि वो ट्रंप का पूरा साथ देंगे, वहां पर तस्वीर दूसरी दिखी, क्योंकि लोग ईरानी जो थे वो खामनेई के समर्थन में सड़कों पर थे। खामनेई की पकड़ कमजोर होने के बजाय यहां मजबूत होती दिखाई दी। तो क्या ये मोटिव भी अचीव हो पाया अमेरिका का? तो ये मोटिव भी नहीं अचीव हो पाया। और ऐसे में देखिए बड़ी जानकारी जो अभी सामने आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। ईरान में इंटरनेट से बैन अब हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में इंटरनेट
से बैन हटा दिया गया है। देखिए कई दिनों से इंटरनेट पर बैन था, तो ऐसे में तस्वीरें भी नहीं आ रही थी। सीज फायर हुआ है, उसके बाद इंटरनेट से प्रतिबंध हटाने की घोषणा अब ईरान में कर दी गई है। चीजें वहां बैक टू नॉर्मल होती दिखाई दे रही हैं और अब इंटरनेट से बैन हटाया गया है। ये बैन हटाया गया है और अब इंटरनेट सर्विसेज फिर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि अमेरिका ने तो अटैक किए और बड़े अटैक किए, तो क्या ये फेस सेविंग के लिए था? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। 22 जून की वो तारीख आपको याद होगी। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया B-2 बॉम्बर्स के जरिए। परमाणु ठिकाने ध्वस्त होने का ट्रंप ने दावा भी कर दिया, जोर शोर से दावा किया। लेकिन ईरान में फोर्डो से यूरेनियम हटाने का दावा भी सामने आया। उसी दिन की यह खबर है। ईरान का दावा ये सामने आया कि हमें बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो क्या ये मैच पहले से फिक्स था? इसकी जानकारी थी, क्योंकि अटैक से पहले ऐसा कैसे हुआ कि यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार वहां से मूव कर लिया गया? अमेरिका ने 23 जून को क्या कहा, आप देखिए। दूसरा उनकी तरफ से जो बात कही गई, पहले सूचना देने के लिए ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने दावा किया कि बेहद कमजोर थी ईरानी प्रतिक्रिया, क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया था। ये हम आपको बताएं, 23 जून को अगले ही दिन अमेरिकी बेस पर कतर में ये अटैक किया गया। जितनी मिसाइलें यहाँ पर अमेरिका ने दागी, उतनी ईरान ने भी दागी। 6 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 5 उधर जा रही थी, जिनको जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसने कतर के डिफेंस सिस्टम ने, पैट्रियट ने उनको इंटरसेप्ट किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ एक मिसाइल मूव कर रही थी, उसे कतर ने छुआ भी नहीं। तो यानी जो ईरान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई जिसे कहते हैं ईरान की तरफ से जब की गई, तो वो उतनी कारगर नहीं थी, वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये कहा कि आपने बता दिया। तो एक तरह से सोचिए, बता कर ये अटैक हो रहे हैं, क्या ये प्लानिंग कुछ और थी? सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश थी? ये इनकोऑर्डिनेशन अटैक हो रहे थे कि फोर्डो में पहले अटैक होता है, उससे पहले बता दिया जाता है, सारे परमाणु जो भंडार है वो हटा दिए जाते हैं। यहाँ कतर में एयरबेस पर अटैक होता है, वहां भी कोई नुकसान नहीं होता, वहां भी पहले से सारी चीजें हटा दी जाती हैं। तो ये क्या फेस सेविंग का दौर चल रहा था ईरान और बाकायदा एक तरह से अमेरिका के बीच? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस ओर इशारा देता है। सुनिए जरा। ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम आखिर में ईरान के साथ संबंध बनाए रखेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमें साथ में संबंध बनाए रखना होगा। ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था। जरा अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ये जो तस्वीर है ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है और इसके जरिए वो बता रहे हैं कि अमेरिका कितना भारी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं बॉम्ब ईरान लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि कितना भारी पड़ा है और ये भी लिखा है कि टोल्ड आयतुल्लाह गोना पुट यू इन अ बॉक्स, आपको एक बॉक्स में डाल देंगे, ये बताने की कोशिश थी। और अगला पोस्ट भी देखिए, अगला पोस्ट देखिए जिसमें बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो गई है और हमारे बम बिल्कुल सही जगह गिरे। ये जो पूरा ट्वीट आप देख रहे हैं इसका निचोड़ यही है कि हमारे बम बिल्कुल सही जगह पर गिरे हैं और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है ईरान की। लेकिन आपको बताएं कि ये जो खबरें चल रही हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां पर ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर ट्रंप का बयान आ गया है। अमेरिकी बमबारी के बाद तबाह हुआ है न्यूक्लियर सेंटर। इजरायली एजेंट्स ने जाकर देखी थी तबाही। अब देखिए ट्रंप नई बात कह रहे हैं। इजरायली एजेंट वहां मौजूद थे ऐसा लग रहा है और उन्होंने जाकर तबाही देखी है कि फोर्डो परमाणु केंद्र पूरी तरह से अमेरिकी बम्बार्डमेंट के बाद तबाह हो गया है। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर फिर से अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया। हमला विनाशकारी था और आप वहां देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया था। लोग हमले के बाद वहां गए थे और वो कहते हैं कि वहां सब कुछ विनाशकारी था। लेकिन ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कि फोर्डो तबाह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसकी सच्चाई कुछ और है और ये कोई और नहीं, अमेरिकी मीडिया ही कह रही है। क्या कह रही है अमेरिकी मीडिया, जान लीजिए।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई थी। पेंटागन की एक खुफिया शाखा है जिसने रिपोर्ट तैयार की। हमलों ने परमाणु स्थलों को नष्ट नहीं किया है, ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को 6 महीने पीछे ढकेलने की संभावना जरूर है, रिपोर्ट ये कह रही है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। हमले के प्रभाव का विश्लेषण अभी भी जारी है और भी जानकारी मिलने पर रिपोर्ट में बदलाव हो सकता है। शुरुआती इनपुट ट्रंप के दावों की पोल खोलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी मीडिया खुलकर कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमलों पर। ट्रंप का एक और बयान, परमाणु केंद्रों पर मामूली नुकसान की खबर गलत है, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी हमले में ईरानी परमाणु क्षमता खत्म हो गई है। नाटो की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। नाटो की बैठक चल रही है, उस दौरान फिर से कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि फोर्डो को बहुत नुकसान नहीं हुआ है, ये खबर गलत है। मामूली नुकसान की खबर गलत है और बहुत नुकसान पहुंचा है। बार बार एक ही बात को ट्रंप कहते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि बार बार कहने से शायद पूरी दुनिया उनकी बात मान ले। लेकिन अभी जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि ऊपरी नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचा है कि सब कुछ तबाह हो जाए या ईरान बहुत पीछे चला जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए फिर से कह रहे हैं कि जो खबर आ रही है कि परमाणु केंद्रों पर मामूली नुकसान हुआ है, वो खबर गलत है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने आपको बताया अमेरिकी मीडिया ने कैसे बताया है कि नुकसान कम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। अब हम आपको बताते हैं जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति। वो खुद मान रहे हैं, कबूल रहे हैं। सुनिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद सच उगल दिया है। हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो क्या मूव कर दिया गया था उससे पहले, अटैक से पहले? 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी होता है। ईरान 3 से 4 हफ्तों में 60 से 90% संवर्धित कर लेता है। रिपोर्ट्स ये खुलासा कर रही हैं 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। अगर 400 किलो यूरेनियम संवर्धित करके रख लिया ईरान ने तो रास्ता तो तैयार है उनके लिए। क्या नुकसान हुआ उन्हें? अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत भी करेगा, रिपोर्ट ये भी बताती है, ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो पाए जैसा वो दावा कर रहे हैं। इस बीच जरा अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, फोर्डो को लेकर जो दावा हो रहा है। जरा फोर्डो की तस्वीर देखिए, ये देखिए 23 जून को इजराइल ने अटैक किया है और ये हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो पूरा इलाका है, जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं एरियल एंगल से। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन क्या ये इतना गहरा नुकसान है कि जो नीचे इसके अंदर पूरे टनल्स बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं, परमाणु संवर्धन रखा गया है, वो वाकई ध्वस्त हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने जो चाहा था वो तो अचीव हो गया है। सुनिए इजरायली प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिलाकर रख दिया। यह युद्ध दुनिया की सभी सेनाओं को सिखाया जाएगा। हमने अराक, नतांज और इस्फहान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। हमने 2 तात्कालिक खतरों को दूर किया। फोर्डो में भूमिगत संवर्धन स्थल को नष्ट कर दिया गया है। अगर कोई परमाणु परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है तो हम उसी ताकत से काम करेंगे। तो नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि इजराइल जो चाहता था वो हो गया, लेकिन अमेरिका के दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इधर ईरान में जश्न का माहौल है। तो आखिर इन 12 दिनों की जंग में कौन किस पर भारी पड़ा? किसको लगता है कि वो जीत गया, कौन हार गया और किसकी दुनिया के सामने किरकिरी हुई है? डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का जंगी खेल, युद्ध में ईरान हुआ फेल। फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर तबाही के निशान। इजराइल ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर 12 दिन चली इस जंग में किसकी जीत हुई और किसकी हार? किसके हमले ज्यादा असरदार रहे?
और किसके हमले नाकाम। किसने अपना लोहा मनवाया और कौन बैकफुट पर आया। जंग शुरू होने से पहले और जंग में भी इजराइल के टारगेट सेट थे। इजराइल पहले ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दे चुका था। कह चुका था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है और यही वजह है कि इस जंग की शुरुआत की। इजराइल चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित फोर्डो परमाणु साइट को ध्वस्त किया और अपना पहला टारगेट हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि इजराइल के इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे ढकेल दिया। इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार किया। एक के बाद एक इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसका जवाब इजराइल ने भी जोरदार दिया। और उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनसे ईरान की सैन्य ताकतों पर असर पड़े। इसी का नतीजा था कि इजराइल ने ईरान के पीरा शहर पर अटैक किया और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे ईरान को बड़ा धक्का लगा। इजराइल यही नहीं रुका, उसका अगला टारगेट था ईरान की सैन्य लीडरशिप, और इसी को खत्म करने के लिए ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया, जिसमें IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी सेना चीफ मोहम्मद बघेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादेह को निशाना बनाने में इजराइल सफल रहा। परमाणु ठिकाने ईरानी सेना के बाद इजराइल का अगला टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनके करीबी लोगों को भी इजराइल मार गिराने में कामयाब रहा। इजराइल ने उन लोगों को भी मार गिराया जो खामनेई के राइट हैंड माने जाते थे। इजराइल ने जंग में साफ कर दिया था कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तो इस युद्ध का अंत खामनेई के अंत से होगा। इसी का नतीजा हुआ कि जो खामनेई इजराइल को खुली चुनौती देते आ रहे थे, उन्हें अपने परिवार के साथ बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। और फिर भी जब खामनेई को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो अपने उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। ईरान के साथ इस युद्ध के बीच इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया। संदेश दिया कि दुश्मनों के खिलाफ तेल अवीव और वॉशिंगटन एक साथ है। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती इतनी गहरी है कि जो भी इजराइल की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो उसको इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसा इस युद्ध में हुआ भी, जब इजराइल की तरफ से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बमबारी की। हालांकि ईरान सीजफायर के बाद जीत का जश्न मना रहा है, इजराइल को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ईरान बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ तो इजराइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है, तो दूसरी तरफ ईरान केवल इजराइल की ऊंची ऊंची इमारतों पर बम बरसाकर उसको अपनी जीत बता रहा है। हकीकत तो ये है कि अभी तक ईरान अपने हमलों की कोई उपलब्धि नहीं गिनवा पाया है और इस जंग में उसको फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि इन 12 दिनों में ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने खो दिए, परमाणु वैज्ञानिक खो दिए, IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार खो दिए, बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह हो गई, IRGC का हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुका है, मुख्य टेलीविजन के ऑफिस तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध से ईरान की एक और कमजोरी सामने आ चुकी है। साफ हो चुका है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है, क्योंकि पहले तो इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, बमबारी की
और फिर अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उससे ईरान के एयर डिफेंस की पोल खुल गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका के एक भी हमले को पूरी तरह से नाकाम नहीं कर पाया। ईरान की सबसे बड़ी हार तो तब हुई जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा कर दिया, जिसको ईरान ने अब तक खारिज भी नहीं किया है, जिससे दुनिया के सामने ये आ गया कि ईरान की हवाई सुरक्षा कितनी हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु केंद्र पर एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। देखिए, अमेरिका ये कह रहा था कि इजरायली एजेंट्स बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि जानकारी नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने किया था एजेंट्स के फोर्डो जाने का दावा, यानी ट्रंप का एक और दावा जिसकी हवा निकलती दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इजरायली एजेंट्स गए थे और उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, और इजराइल खुद ये कह रहा है कि कोई एजेंट नहीं गया, इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान में मोसाद के 3 एजेंट्स को फांसी दे दी गई है। आज सुबह जासूसों को सजाए मौत दी गई है। 12 दिनों में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इजराइल की मदद करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई और 3 एजेंट्स जिन्हें फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत दी गई है। ये दावा ईरान का कि ये जो 3 चेहरे हैं ये दरअसल इजरायली एजेंट्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे। तो चलिए, ईरान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कितना बड़ा झटका ईरान के लिए 12 दिनों का युद्ध था, जरा आपको समझाते हैं, जानकारी देते हैं। 2024 में जो विकास दर थी यहाँ पर वो 3.5 थी। 2025 की अब जान लीजिए 0.3, वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी और झटका लग गया है। और आगे का फोरकास्ट अगर हम करें 2026 की विकास दर अनुमानित 1.1 बताई जा रही, यानी 2 साल जो पीछे विकास दर थी उससे भी ये पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। IMF की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए जो बता रहे हैं कि बहुत आगे का समय कठिन रहने वाला है ईरान के लिए। महंगाई दर 2024 में 32.6 थी, 2025 की बात करें तो 43.3 थी और 2026 में यह अनुमानित है 42.5 रहने वाली है। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें ईरान की, ये युद्ध उस पर भी भारी पड़ा है। 7.8% 2024 में थी, 2025 जो अभी रनिंग ईयर है उसमें 9.5 थी और 2026 की बात करें तो कम होती नहीं दिखाई दे रही, लगभग 2025 यानी इस साल के बराबर ही रहती दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से ईरान के लिए ये जो युद्ध है कई साल पीछे खींच ले गया है ईरान को, विकास की बात करें या और भी पहलुओं की बात करें। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने परमाणु केंद्रों पर नुकसान की बात मानी है। अमेरिकी हमले से परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। अब देखिए, समझ ही नहीं आ रहा ये बयान किस लिए जारी किया गया है। क्या फिर से ट्रंप का कॉल आ गया, क्या फिर से सेटिंग हो गई कि ऐसा बयान दे दीजिए, हमारी फेस सेविंग कर लीजिए। इस तरह की जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि कुछ अंदर खाने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत से ही बताया कैसे कतर में अटैक होता है, पहले ही सारे जो वो एयरक्राफ्ट हैं वो मूव कर लिए जाते हैं और कैसे यहाँ पर फोर्डो पे अटैक होता है और 400 किलो यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। अब जरा आपको तस्वीर एक और दिखाते हैं, तस्वीर दीजिए, क्योंकि अभी 23 जून के हमलों में जो मौत का दावा किया गया था इजराइल की तरफ से, जो कमांडर कहा गया कि ढेर हो गए हैं, वो जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये इजराइल के अटैक के बाद दावा किया गया था कि इन्हें ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से जश्न मनाते। जनरल इस्माइल कानी है ये ईरानी जनरल, जिनको लेकर बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। 23 जून को हमले में मौत का दावा किया गया था, लेकिन अब तेहरान में जश्न मनाते दिख रहे हैं। तो इजराइल का भी एक दावा यहाँ झूठा साबित हुआ है। जरा अगली तस्वीर अब आपको जश्न की दिखा दें। ये ईरानी पार्लियामेंट है और यहाँ पर IAEA के साथ सहयोग पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है और जश्न का भी माहौल है। ये देखिए मतदान हुआ ईरानी संसद में और ये सब एक साथ जोश के साथ जश्न जैसी तस्वीरें हैं। अमेरिका और ईरान के खिलाफ कैसे नारेबाजी हुई है, सुनिए जरा।
चलिए, दावों के बीच ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या कुछ होता है मिडिल ईस्ट में और क्या दावे सामने आते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। इन दिनों पतियों की हत्या लग रहा है जैसे आम हो गई। इस तरह की खबरें आम होती दिखाई दे रही हैं और बार बार, अभी आपको याद होगा कैसे सोनम रघुवंशी कांड सामने आया था। अब रोहतक से ही ऐसी घटना सामने आई है जहां पत्नी की वजह से एक शख्स ने मौत को गले लगा लिया। हुआ क्या, पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो उसने आत्महत्या को चुन लिया? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तीनों किरदार जो हैं, जो इस कहानी के 3 किरदार हैं रोहतक के, पहले आपको उन 3 किरदारों से हम मिला दें जिससे आप पूरी कहानी समझ सके। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये देखिए, पति का नाम मगन है, पत्नी दिव्या, और ये तीसरा किरदार है जिसके चलते आत्महत्या का रास्ता मगन ने चुन लिया, जिसका नाम दीपक है। तो ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जैसी आपको लग रही है कि ये 3 किरदार हैं और मगन ने सोचा कि हमें साथ नहीं रहना, उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया। ऐसा नहीं है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्नी की अश्लीलता पहले आप देख लीजिए। दीपक उसके साथ है और मगन कैसे रो रहा है। पति है और आत्महत्या से पहले का ये वीडियो है जहां वो अपनी तकलीफ बयां कर रहा है। ये पूरी कहानी दरअसल शुरू यहीं से हुई। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भाई बलराम तांगी, दीपेंद्र हुड्डा, पति ने आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर सामने आने के बाद ये बात हरियाणा के रोहतक का ये पूरा मामला आपको हैरान करेगा। पोता वो इन्हीं के पास रहेगा। चलिए, हुआ क्या है, खबर पूरी क्या है, मैं आपको बता देते हैं। किरदारों से आपको मिला दिया और क्या तस्वीर सामने आई थी जिसके बाद ये कदम उठाया हमने बताया। लेकिन हरियाणा के रोहतक में सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी ने रिश्ते को तार-तार कर दिया, पति को खुदकुशी के लिए उकसाया, प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बनाई, अय्याशी की वीडियो पति को भेज दी, पति को सेंड कर दी वो वीडियो। पत्नी की बेशर्मी देखकर पति को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। मरने से पहले पीड़ित पति ने खुदकुशी की वजह भी बताई, पूरी कहानी बताई कि आखिर हुआ क्या है। चलिए जरा आपको दिव्या की तस्वीर दिखा दें। दिव्या, जिसने अपने पति को एक ऐसा वीडियो भेजा जिससे उसे समझ ही नहीं आया कि इस महिला के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारेगा कैसे। ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है, ये दीपक के साथ की तस्वीर है जहां ऐसा लग रहा है कि किसी बंद कमरे में ये दोनों हैं और ये तस्वीरें पति को भेज दी गई। और ये आगे की तस्वीर इतनी ज्यादा कहें एक तरह से शर्मसार करने वाली कि हम वो आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि मगन के ऊपर क्या बीती होगी जब ऐसी तस्वीरें उस तक पहुंची होंगी। मगन ने अपना दर्द खुदकुशी से पहले बयां भी किया है। सुनिए जरा मगन क्या कहता है। अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मगन ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था। जो वीडियो बनाया उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाया, लेकिन मगन बता रहा है इस वीडियो में कि वो पहले से परेशान था। खुदकुशी से पहले मगन ने खुलासा किया, दिव्या और दीपक पर पैसे ऐंठने का आरोप मगन ने लगाया। दिव्या ने माता पिता की हत्या का दबाव बनाया था। हत्या के बाद जमीन बेचने को कह रही थी दिव्या। प्रेमी के प्रमोशन के लिए पहले भी पैसे ले चुकी थी मगन से। दीपक के प्रमोशन के लिए मगन से 5 लाख रुपए दिव्या ले चुकी थी। फसल और गहने तक बेचे गए थे इसमें, और अब जमीन बेचने की बात कह रही थी कि जमीन बेचकर मुंबई शिफ्ट होना चाहती है, इसलिए जमीन बेचकर पैसे दिए जाएं। रोहतक में दीपक की करोड़ों की जमीन है और इसी जमीन पर नजर थी दिव्या की। मगन ने खुद ये बताया, सुनिए। दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं। और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है। अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे।
वो उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने। इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मगन पर ऐसी बीती कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। उसने वो कदम उठा लिया जो शायद उसे नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे आखिर दिव्या इतना आगे कैसे बढ़ गई? हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे रोहतक, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये खेत आप देख रहे हैं, दरअसल ये मगन के ही खेत बताए जा रहे हैं। सुबह वो इस खेत में आता है, काम करता है और उसके बाद घर चला जाता है। लेकिन सुबह ही उसकी पत्नी ने जो अश्लील वीडियो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाकर मगन को भेजा, उस बात से वो बेहद परेशान था। और यही कारण था कि सुबह उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर वो घर पहुंचता है और 8 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता है और वापस इस खेत में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद मगन दूसरा वीडियो बनाता है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी पत्नी दिव्या और पत्नी का जो बॉयफ्रेंड दीपक कैसे उसको परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। और उसी बात से परेशान होकर ये जो खेत में आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ पर मगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी, अपने ही खेत में अपने पेड़ पर उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले एक और खुलासा करके गया मगन ने मरने से पहले बड़ी बात क्या बताई? दिव्या पहले से ही शादीशुदा थी और मगन को झूठ बोलकर उसने दूसरी शादी दरअसल मगन से की थी। पहले पति को तलाक दिया था और बिना दिए ही दरअसल शादी कर ली थी। ये खुलासा मगन ने किया है। मगन ने दिव्या के पहले पति को पैसे भी दिए थे और अब दिव्या मगन से बेवफाई कर रही थी। दीपक के लिए मगन से पैसे लूट रही थी दिव्या। दीपक भी फोन पर मगन को धमकाता रहता था। ऐसे में आजिज आकर मगन ने यह कदम उठाया। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। मगन और दिव्या की जो शादी है वो आर्य समाज रिवाज से हुई थी और ये वो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं आर्य समाज रिवाज से शादी का, जहां मगन और दिव्या की फोटो लगी हुई है और बाकायदा बताया गया है कि ये शादी हो गई है। आर्य समाज रिवाज से ये शादी हुई थी और मगन बहुत खुश था दिव्या के साथ, अपना फ्यूचर देख रहा था। लेकिन दिव्या की प्लानिंग कुछ और ही थी। सुनिए मगन ने क्या कुछ कहा है, क्या खुलासे किए हैं मरने से पहले। दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई, जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर पर्चा होगा, ये तू इसको छोड़ दे, ये जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। इसके पति से पैसे वहां भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। तो देखिए मगन सहता रहा और तब तक सहता रहा जब तक वो सह सका। एक वक्त ऐसा आया जब वो थक गया, थक के चूर हो गया और जहां माँ बाप की बात आई उसने मौत को गले लगा लिया। ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। सिलसिलेवार तरीके से प्रताड़ित किया होगा दिव्या और दीपक ने, जिसके बाद मदन ने ये कदम उठाया है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक के रहने वाले मगन ने दिव्या से लव मैरिज की थी। उसे खुश रखने और अपनी शादी बचाए रखने के लिए मगन ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। लेकिन जब दिव्या ने बेशर्मी और अय्याशी की सारी हदें पार कर दी तो मगन ने दुनिया छोड़ने का फैसला ले लिया। दिव्या की बेशर्मी का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। ये वही वीडियो है जिसने मगन का दिल तोड़ दिया। ये वही वीडियो है जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। और ये वही वीडियो है जो ये साबित करता है कि दिव्या और दीपक लगातार मगन को मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। दिव्या ने मगन से आर्य समाज रिवाज से शादी की थी क्योंकि उसने अपनी पहली शादी छिपा रखी थी। मगन के परिवार को ना तो ये शादी मंजूर थी और ना ही दिव्या। यही वजह है कि शादी के बाद लंबे समय तक मगन अपने परिवार से दूर रहा। लेकिन जब मगन के बेटे ने जन्म लिया तो बूढ़े माता पिता मगन और दिव्या को अपने घर ले आए। कोई रजामंदी नहीं सी। शादी के बाद ये बाहर भी रहे 1 साल, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। मगन का बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत सहनशीलता का लड़का था। कभी उसके गुस्सा आया मैं कभी देखा नहीं, हंसता रहता था। दिव्या और दीपक मगन की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे। पहले प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए लूटे गए। उसके बाद उसकी करोड़ों की जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। दिव्या और दीपक का प्लान न सिर्फ जमीन के पैसे हड़पने का था बल्कि उसके माता पिता को रास्ते से हटाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। ये किसी को नहीं थी, बहुत नॉर्मल स्वभाव का काम करने वाला
लड़का था, कभी किसी को ऊंची आवाज में हमने तो आज तक सुना नहीं, ना किसी के साथ लड़ाई की ना कभी झगड़ा किया। ऐसे तो लड़ाई झगड़ा कभी सुना नहीं जी। वो छोटी मोटी बात परिवार में होती है सब, वो तो कोई कह नहीं सकते ना, वैसे ज्यादा झगड़े वाली बात कभी हमारे सामने नहीं आई जी। मगन ने अपनी जान उसी जमीन पर दी जिस पर दिव्या और दीपक ने नजर गड़ा रखी थी। ये जमीन ही मगन की जान के दुश्मन बन गई। दिव्या की हरकतें बता रही हैं कि अपने पहले पति को उसने पैसे के लिए छोड़ा और मगन की करोड़ों की जमीन देखकर उससे शादी की, लेकिन गांव का माहौल रास नहीं आया तो दीपक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रचने लगी। 6-7 किले उसके हैं और यहाँ पर एक किले की कीमत तकरीबन 6 करोड़ है। यही है जी, मगन से वो यही दबाव बना रही थी, एक अपनी जमीन बेच दे, जमीन बेच के जो पैसा आएगा उसको लेके मुंबई रहेंगे वहाँ पर। पिता को मारने तक। हाँ, पिता को मार दे, क्यों पिताजी के नाम है ना जमीन, तो पिताजी को मारने के बाद मगन के नाम आए जमीन, फिर उसको मार के अपने बेच के इसको। इकलौता बेटा। हाँ, इकलौता बेटा। मरने से पहले मगन ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दिव्या और दीपक को उनके किए की सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि उसके बेटे को दिव्या को ना सौंपा जाए। ऐसे में देखना यह होगा कि दिव्या और दीपक कानून के शिकंजे में कब फंसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रोहतक का मामला आपने देख लिया। आगे बढ़ रहे हैं, बात अब दिल्ली की कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लव जिहाद का नया मॉडल सामने आया। नेहा जिस शख्स को भाई कहती थी, राखी बांधती थी, वो शख्स दरअसल कुछ और सपने देख रहा था, क्योंकि उसका नाम तौफीक था, उसका इरादा कुछ और था। और जब नेहा ने हामी नहीं भरी तो तौफीक ने नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। बुरके में बकायदा पहुंचा और मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको फटाफट बताते हैं। जरा तस्वीर आपको दिखाएं। पहले नेहा का मर्डर किया गया है और बकायदा उसका गला घोंटकर उसे 5वीं मंजिल से ढकेल दिया गया। ये वो लड़की है नेहा जिसको मौत के घाट उतारा गया है। और 19 साल की महज नेहा को सजा इस बात की मिली कि वो मना कर रही थी। ये वो शख्स है तौफीक, जिसका प्लान कुछ और था, जिसे नेहा भाई कहती थी, जिसे नेहा राखी बांधती थी। लेकिन ये शख्स किसी और इरादे से नेहा को देखता था और जब नेहा ने हामी नहीं भरी तो नेहा को मौत के घाट इस शख्स ने उतार दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले डिटेल में आपको बता देते हैं। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां सनसनीखेज मर्डर सामने आया। 19 साल की युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गला घोंटने के बाद युवती को छत से नीचे फेंका गया है। 5 मंजिला इमारत से युवती को फेंक दिया गया। इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। हत्यारा तौफीक बुर्का पहनकर घर में दाखिल हुआ था और हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। वो भाग गया वहां से। इस घटना को अंजाम देने के बाद तौफीक का आना जाना था उस घर में, वो आता जाता था और नेहा उसे जानती भी थी। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं, ये पूरा मामला जब सामने आया तो आरोपी की पहचान भी हो चुकी है और कैसे उसे पकड़ा गया है। पहले थोड़ी डिटेल जरा हम तौफीक के बारे में भी आपको दे देते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको बताते हैं बुरके वाले इस कातिल के बारे में। दरअसल बुरके में आए हत्यारे का नाम तौफीक है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। नेहा के घर तौफीक का आना जाना था। 3 साल से वो नेहा को जानता था। नेहा तौफीक को भाई मानती थी, जो मैं आपको बता भी रही हूँ, और तौफीक को बाकायदा राखी भी बांधती थी नेहा। तौफीक नेहा पर शादी का दबाव बना रहा था, वो कुछ और सोच रहा था, बहन के नजरिए से नहीं देख रहा था। तौफीक की गलत नजर थी और तौफीक से बात और मुलाकात ऐसे में नेहा ने बंद कर दी। जब वो समझ गई कि कुछ और सोच रहा है तो उसने बातचीत और मुलाकात बंद कर दी। नाराज तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा। पहले दुपट्टे से नेहा का गला उसने घोटा और शोर मचाने पर नेहा को अधमरी हालत में उसने छत से 5वीं मंजिल से, आप सोचिए 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेहा की मां अपना दर्द बयां कर रही है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। फ़ोन भी चेक करता था, मुझे गुस्सा आता। मैंने कहा क्या तू फ़ोन करता रहता है मैंने कहा अपने फ़ोन से फ़ोन देखा कर, इसका क्या देख रहा है, इसके ऑफिस के फ़ोन है, अपने कई अटेंड करने पड़ते हैं, अफसरों से भी बात करनी पड़ती है, मैडमों से भी। तो उसको फ़ोन करता था, जब वो फ़ोन नहीं उठाती थी फ़ोन करता था, फ़ोन कहाँ है इसका फ़ोन। मैंने कहा तू इस बात का कौन होता है, तुझे क्या मतलब है, किससे बात कर रही किससे नहीं बात कर रही है। धम ऑफिस में भी करता था। लड़की कह रही मम्मी ऑफिस में फ़ोन करता है, कहता मैं ऑफिस में बोलूँगा, तुझे ऑफिस से हटा दूँगा। उसने शादी की बात मतलब 1-2 महीने पहले करी थी उसने। जब मैंने उसको फिर मना कर दी थी तो वो मान गया था, समझ गया था। फिर वो चला गया था यहाँ से, फिर अपने वहाँ जाके जब इस लड़की को परेशान करने लग गया।
करने लग गया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आरोपी तौफीक गिरफ्तार हो चुका है। रामपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई और परिवार की यही मांग है कि इसे कड़ी सजा दी जाए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।